आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनको जानकर हम लोग कब्ज़ से बच सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ना सिर्फ खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसकी वजह से और दूसरी बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही होती हैं और उनके पीछे रीज़न क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन। अब ये कब्ज़ एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। इसको अगर आप लोग अपनी डाइजेशन को बेटर करेंगे और इसको समझ के इन अलामात को देखेंगे तो आप लोग इजीली इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब आप लोग इसके लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, वो मेडिसिन वक्ती तौर पर आप लोगों को रिलीफ कर देती हैं, आपका स्टूल पास करने में हेल्प कर देती हैं। अदरवाइज़ वो अंदर जो सा इशू है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा होता है और उसके साथ दूसरी बीमारियाँ भी वो पैदा हो रही होती हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने इसे समझ के इसको क्लियर करना है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना सिर्फ इसकी सिम्टम्स बताऊंगी, बल्कि मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना के आप लोग देखेंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो साथ ही आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको लोगों को मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और वो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। अब इसमें क्या है, पहला सिम्टम्स क्या आ जाता है इसमें? इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट। अब उसमें क्या है कि आप लोग स्टूल दिन में कितनी मरतबा पास करते हैं या हफ्ते में कितनी मरतबा पास करते हैं। अब इसके लिए अब इसका जो सा ताल्लुक है ना, वो आप लोगों की खुराक के साथ है कि आप लोग खा क्या रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं। इसमें टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा, और आप लोग जो सा ना अपनी टाइमिंग को फिक्स करें। मैं देखती हूँ कि लोग जो सा है वो किसी भी टाइम खाना शुरू हो जाते हैं, हमें भूख लग गई है, इस तरह से नहीं। आप लोगों ने अपनी टाइमिंग को, अपनी खाने की टाइमिंग को आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने अपना नाश्ता किस टाइम करना है। अगर आप लोग दिन में 3 मरतबा खाते हैं ना, तो आप लोगों ने देखना है कि मेरा नाश्ता किस टाइम है, मेरा लंच किस टाइम है और मेरा डिनर किस टाइम है। अगर 2 टाइम खाते हैं तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह से करके आप लोगों की टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मेरे ये खाने का टाइम हो रहा है। एक टाइमिंग को फिक्स करेंगे तो आपके अंदर जो पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, तो आप लोग अपनी डाइजेशन की चीज़ों को सीधा करेंगे तो ये सीधा होगा। तो आप लोग अपनी टाइमिंग को एक तो सीधा करेंगे। उसके अलावा मैं बता रही थी कि इसमें आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है कि कितनी मरतबा आपने स्टूल पास किया है। उसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने, ये उसका ताल्लुक है कि आप लोगों ने खाया क्या है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अगर अंडे खाए हैं, अंडे क्या करते हैं, अंडे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अंडे खाया करें, ये प्रोटीन का, फैट का बहुत अच्छा सोर्स है और ये बायोअवेलेबल का मतलब है कि ये जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। खा लेना और जिस्म का हिस्सा बनना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो अंडे होते हैं इनकी प्रोटीन जो सी होती है ये डाइजेस्ट होके हमारे मसल्स, प्रोटीन क्या बनाती हैं, हमारे मसल्स बनाती हैं, ये हमारे मसल्स का पार्ट बन जाती है। अंडे जो से यानी कि अपना वेस्ट मटेरियल, कचरा है, वो कम छोड़ते हैं। अगर आप लोगों ने 2-3 अंडे खाए हैं तो आप लोगों को जो स्टूल पास होगा, एक तो वो जल्दी नहीं होगा, उसके बाद क्योंकि उसकी डाइजेशन भी जो सी है वो स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड में जो सा है वो ग्लूकोज और जो इसकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद जो सा है कि इसकी जो वेस्ट मटेरियल है वो कम इसने छोड़ा है, ठीक है। वो फिर वेस्ट मटेरियल होगा तो वो आपका स्टूल बनेगा ना, तो वो तो आपके जिस्म का हिस्सा बन गया। इस वजह से खाया क्या है आपने। इसी तरह गोश्त को ले लें, ठीक है ना, जितने भी मीट हैं आप लोग वो गोश्त वगैरह जो खाएंगे वो भी जो सा है उनका भी वेस्ट मटीरियल कम होता है। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी, चावल, सब्जियां, फ्रूट, ये जो से हैं इनका वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होता है, डाइजेस्ट भी ये जल्दी होते हैं। अगर आप लोग फ्रूट खाएंगे इसलिए, और मैंने लोगों को देखा है कि वो फ्रूट इसलिए पूरे दिन में खा रहे होते हैं, रिजवी साहब बार बार फ्रूट खा रहे होते हैं कि जो मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू है, इससे मुझे थोड़ा मेरा सही हो जाता है। वो सही नहीं होता। वो आप लोग अपने बार बार इंसुलिन को, एक तो फ्रूट खा के इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी शुगर की तरफ जा रहे हैं, डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा जो सा है वो आपके वो खाने से वो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो फाइबर जो सा बच रहा है और वो उसको आप समझ रहे हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं हो रहा है। फाइबर होना चाहिए लेकिन लिमिटेड मिकदार में होना चाहिए, और कौन से वाला फाइबर, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लोग कॉन्स्टिपेशन को सीधा करने के लिए फ्रूट सारा दिन खाते जाएँ, तो वो आपको बहुत जल्दी शुगर हो जाएगी, अंदर आपकी किडनी, आँखें, सबको डैमेज कर देगी वो। तो इस वजह से आप लोगों ने अपना वो फ्रूट की तरफ इसके लिए नहीं जाना कि हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। अब ये आ गया कि अगर आप लोग रोटी चावल वगैरह खाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा स्टूल आएगा, ये हो गए। उसके बाद आना कितनी दफ़ा चाहिए दिन में? जो नॉर्मल है वो 1 मरतबा, बिल्कुल जो नॉर्मल है वो, अगर आप लोग अपनी डाइट को भी सही तरीके से लेके चल रहे हैं तो दिन में 1 बार स्टूल पास होना नॉर्मल है। अब अगर आप लोगों को, अब नॉर्मल क्या है, अगर आप लोगों को 1 हफ्ते में 3 बार से कम स्टूल पास हो रहा है, ठीक है,
ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल डाइजेशन के मुताबिक है कि 3 मरतबा से अगर कम होगा पूरे हफ्ते में स्टूल पास, तो वो डाइजेशन क्रोनिक डाइजेशन, क्रोनिक का क्या मतलब होता है, अगर कोई बीमारी लंबे अरसे तक रह रही है, अगर डाइजेशन आपका ये लंबे अरसे तक ख़राब रह रहा है, लंबे अरसे तक कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो ये क्रोनिक बन जाती है और फिर ये आगे मज़ीद ये बवासीर और इन चीज़ों की तरफ जा रही होती है। तो ठीक है, ये आप लोगों का पता चल गया कि भाई कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आपको स्ट्रेनिंग के आपको जोर कितना लग रहा है, ठीक है, आपको ताकत कितनी लगानी पड़ रही है स्टूल पास करने के लिए, आपको मूवमेंट कितनी करनी पड़ रही है, क्या आप लोग जो सा इजीली अपना स्टूल पास कर रहे हैं। अब जोर लगा के जब आप लोग अपना स्टूल पास करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका खतरा होगा हर्निया पैदा होने का, ठीक है। बहुत से लोगों को हर्निया पैदा हो रही होती हैं ये पेट के ये नीचे वाले हिस्से में, जो उसकी रीज़न यही होती है कि वो उनको कॉन्स्टिपेट, वो अगर खुद देखेंगे ना वो लोग, तो वो कॉन्स्टिपेट रहते होंगे ज़्यादा और वो जोर भी लगाते होंगे, उससे हर्निया पैदा होती हैं। उसके अलावा जो इसका है यूरिनरी ट्रैक जो होता है, जो हमारा यूरिन पास करने का जो सिस्टम है सारा, उसके ख़राब होने का ख़तरा होता है ज़ोर लगाने से। तो इस वजह से आप लोगों ने, इससे भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग ये कितना ताकत लगा के हम लोगों को स्टूल पास करना पड़ता है। उसके बाद आ जाती है बात इसकी ब्लोटिंग की। अगर किसी के ब्लोटिंग रह रही है, उसमें क्या होता है, बड़ी आंत में जाके ये सारा कचरा जिसने के आउट होना था हमारी बॉडी से, वो जाके बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है। जब वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर फिर वो जो ऊपर गैसेस बनती हैं वो ऊपर की तरफ और ब्लोट करती हैं और पेट फूल जाता है, इस वजह से कि वो कचरा वहाँ पे बड़ी आंत में फंस गया है। तो इस वजह से उनको ब्लोटिंग भी रहती है। ब्लोटिंग का होना भी कि आने वाले टाइम में कॉन्स्टिपेशन शदीद किस्म की होने वाली है, ब्लोटिंग भी इसकी निशानी है। हार्ड और लम्फी होना, अगर आप लोग अब देखें, अब ये जाके बड़ी आंत में कचरा फंस गया है और वहाँ पर इसके अंदर जो मॉइस्चर था, जो पानी भी था, वो उसने आउट होना था बॉडी से और वही ब्लड में दोबारा शामिल हो रहा है, आपके जिस्म के अंदर दोबारा जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। उसे ड्राई कर देगा, वहाँ पर जाके उसे वो ड्राई कर देता है, जो उसमें वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है जिस्म के अंदर दोबारा, और उससे वो देखें कितना गंद वो जाके लीवर को अफेक्ट करेगा, किडनी को अफेक्ट करेगा, इस तरह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके वो डैमेज करेगा। तो वो कचरा वापस चला गया और वो ड्राई हो गया आपका स्टूल, और वो फिर वजह बन रहा है हार्डनेस की, और हार्ड अगर आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें स्मेल का आप लोग देख लें कि जो हल्की फुल्की स्मेल एक नॉर्मल है, ठीक है, अदरवाइज स्टूल में स्मेल नहीं होती है, ठीक है। जिनका बहुत जो हेल्दी होते हैं उनके स्टूल में स्मेल नहीं होती है, हल्की फुल्की जो है वो सल्फर वगैरह की वजह से होती है। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, जिनका बहुत स्मेली है स्टूल, तो वो उसमें क्या है, वो जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ पे ब्लोट होने से, जो कचरा जमा होने से जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो वहाँ जाके इशू बना रही हैं उसकी स्मेल का, ठीक है। तो वो फिर गैस भी वहाँ से नहीं गुजर पाती है, पास नहीं हो पाती है, तो वो अंदर ही जमा होती है। तो वो उसके अलावा वो गैस तो होती ही है, अब वहाँ पे वो कचरा रहने की वजह से जो गंदे बैक्टीरिया है वो भी ग्रो कर जाते हैं बड़ी आंत में। अब वो बैक्टीरिया भी ग्रो किए हुए हैं, उनकी भी स्मेल, ऊपर से वो गैसेस की स्मेल, तो वो इस वजह से वो ज़्यादा ख़तरा बन रहा होता है और वो स्मेल की वजह बन रहा होता है। उसके बाद अगर आप लोगों को स्टूल पास करते हुए मूवमेंट करनी पड़ रही है, या सॉरी टू से कि फिंगर के साथ आप लोगों को उसे पास करना पड़ रहा है स्टूल को, तो इस वजह से ये भी जो सी है वो आपको उसकी सिम्टम है कि ये आप लोग कॉन्स्टिपेट हैं, ठीक है। अब ये सारी मैंने आप लोगों को और अपने बच्चों से भी गाहे बगाहे पूछते रहा करें। बच्चे इसे ना इस टॉपिक को लेके वो समझ रहे होते हैं कि ये एक गंदा समझ रहे होते हैं और इसे डिस्कस भी नहीं करना चाह रहे होते, तो अपने बच्चों से भी पूछते रहा करें कि वो उसने कितनी बार स्टूल पास किया है और किस तरह उसे रहा है। और जो जिनके ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और वो लोग बल्कि उसे देखा भी करें कि उनका स्टूल किस तरह से है उनके बच्चे का, तो यानी कि 7 साल तक 8 साल तक बच्चे को आप लोग खुद लुक आफ्टर करेंगे कि इसका क्या सिचुएशन है इसके साथ, स्टूल के साथ, ताकि वो पता चल सके। वो ज़्यादा बैक्टीरिया, मैं बता रही हूँ ना कि अगर वो कॉन्स्टिपेशन होगी तो बैड बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। अच्छे बैक्टीरिया तो हमारे पहले ही हमारे जो लाइफस्टाइल है उसने ख़त्म किए हुए हैं। जो बैड बैक्टीरिया भी आ जाते हैं तो फिर वही वजह बन रहे होते हैं इतनी ज़्यादा बीमारियों की, जो IBS, SIBO, ये सारे जो इश्यूज़ बन रहे होते हैं, ये शुरुआत इसकी यहीं से होती है। तो वो इन सब बड़ी बीमारियों के पीछे ये कब्ज़ है, ठीक है। ये हो गई। अब आप लोगों ने करना क्या है इसके लिए आप लोगों ने
अपना वाटर, एक तो स्ट्रेस लेवल कम करना है। जी हाँ, बिल्कुल ये इसकी रेमेडी है। आप लोग मुझसे रेमेडीज़ पूछते हैं ना, ये बिल्कुल इसकी। और एक हाँ, आप मुझसे चैनल पे 3-4 औरतों ने पूछा था कि हम लोग ना स्टूल पास करते हैं तो उसके बाद भी हमें रहता है कि हम लोग अभी फील करते हैं कि हम लोगों का अभी स्टूल सही तरह से पास नहीं हुआ, अभी भी हमें यानी कि हाजत है हमारे अंदर। तो वो ये भी उसकी कॉन्स्टिपेशन की वजह है कि आप लोगों को ऐसे फील होना कि अभी पूरी तरह से हमारा स्टूल नहीं आउट हुआ है हमारे कोलन से, तो ये भी उसकी निशानी है कॉन्स्टिपेशन की। अच्छा, अब आप लोग स्ट्रेस लेवल, ठीक है, ये इसका बहुत गहरा ताल्लुक है कॉन्स्टिपेशन का स्ट्रेस के साथ। जितना स्ट्रेस होंगे वहीं पे स्टमक यूं टाइट हो जाते हैं, उसके मसल्स और सारी डाइजेशन वहीं रुक जाती है। अंत तक वो ब्रेन जो सा सिग्नल दे देता है कि ये बॉडी जो सी है ये स्ट्रेस में है, तो वहीं पे सारे प्रोसीजर जो से स्लो हो जाते हैं। तो आप लोगों ने अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज है मेरे चैनल पे, वो आप लोगों ने फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हाइड्रेशन की, कि आप लोग अपने वाटर इनटेक अच्छा रखें। आप लोग कोई एक फक्की या कुछ इस तरह से दवाई मांग रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी रेमेडी बता दो, उसकी बजाय आप लोग अपनी ये कॉन्स्टिपेशन को सीधा करेंगे तो आपके ये हाइड्रेशन से आपकी किडनी और अंदर सारे ऑर्गन्स ठीक होना शुरू हो जाएंगे और वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। अपने वाटर इनटेक पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना है आप लोगों ने। और वो किस तरह से पीना है, 2 ग्लास आप लोग अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो आप लोग पिएंगे। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप लोगों ने पूरे दिन में एकदम से पानी नहीं पीना है, क्योंकि यूरिन आके सारे वो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकल जाते हैं, तो फिर वो वीकनेस फील होती है। तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में करके आप लोग पूरे दिन में ये मैनेज करना है कि 3 लीटर पानी कम से कम आप लोग पिएँ। उसके बाद जो हमारे प्री प्रोबायोटिक, ठीक है, आप लोगों ने फाइबर, ठीक है रिजवी साहब, आप फाइबर इसके लिए अच्छा होता है कब्ज के लिए, लेकिन फ्रूट की तरफ ही नहीं जाना है। आप लोगों ने एक मुनासिब मिकदार में फ्रूट लेना है, बाकी आप लोगों ने सलाद वगैरह भी ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे प्रीबायोटिक्स आ जाएंगे। जो प्रोबायोटिक्स का आप लोगों ने ख्याल करना है, अपनी प्लेट को देखा करें, खाने की प्लेट, ये रेमेडी आपकी खाने की प्लेट बताएगी कि क्या है। आप लोगों ने अपने प्रोटीन देखने हैं कितने लिए हैं, फैट कितना लिया है, आप लोगों ने अपने प्रीबायोटिक यानी सलाद वगैरह कितने लिए हैं, प्रोबायोटिक सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये गुड बैक्टीरिया के लिए और आपकी ये कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रोबायोटिक। उसमें क्या आ जाता है, दही, ग्रीन चटनी, ठीक है। अब जो आज की जो इम्पोर्टेंट रेमेडी है वो है ड्राई आलू बुखारा, ठीक है। आपने ड्राई आलू बुखारा लेना है, उसको आप लोगों ने पानी में भिगो देना है, और उसके बाद उसमें जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है वो कैस्टर ऑयल भी उसमें डाल लेंगे, ठीक है ना। 1-2 चम्मच कैस्टर ऑयल भी डाल के ये 2-3 दिन का मटेरियल बन जाएगा उनका। उसको कैस्टर ऑयल को भी उसमें डाल के वो उसके साथ भिगो दें। एक रात यानी 6-7 घंटे उसे अच्छा भिगा रहने दें अच्छी तरह से, चाहे वो उसको कुक ना करना पड़े और वैसे ही वो उसका मटेरियल वो जो सा है वो लिक्विड फॉर्म में बन जाए। वो उसको फिर आप लोग अपने खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और खाने से पहले यानी खाना खाने लगे हैं, क्योंकि उसमें मीठा भी थोड़ा होता है, तो आपकी इंसुलिन को स्पाइक ना दे, तो आप लोगों ने खाने के साथ ही उसे यूज़ करना है। वो खा के उसके साथ ही आप लोगों ने अपना खाना खा लेना है। जिनको ज़्यादा है वो कैस्टर ऑयल डालेंगे, जिनको ज़्यादा इशू नहीं है वो लोग सिंपल अपने एज अ प्रोबायोटिक उसे यूज़ करेंगे, उसकी वो चटनी टाइप बना लेंगे। इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी, वो आप लोगों ने अपने खाने के साथ वो शामिल होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। ये होगी रेमेडी। दूसरी, रात का खाना आप लोग जब खाते हैं, रात के खाने के 1 घंटे बाद, फ़ौरन बाद नहीं आप लोगों ने ये पीना। इसमें ग्रीन टी नहीं डालनी है, ये सिर्फ अदरक का कहवा है, ठीक है ना। इसमें अदरक, छोटी इलायची डालेंगे आप लोग, और इसमें सौंफ थोड़ी सी डालेंगे, और इसे पकाएंगे आप लोग 5-6 मिनट तक, और आपका हाफ कप या पौना कप आप लोग इसे पिएंगे खाने के 1 घंटे बाद। यानी कि आपने खाना खाया 1 घंटे बाद, आपने पहले थोड़ा पानी पीना है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करें, ठीक है। फ़ौरन पानी नहीं पीना है, वो भी ये कॉन्स्टिपेशन की वजह बनता है। खाने के 1 घंटे के बाद आप लोगों ने पानी पीना है, और आप लोगों ने थोड़ा पानी पी के उसके बाद आप लोगों ने अपना ये कहवा पीना है। ये आपकी स्लीप भी अच्छी करेगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन के इशू को भी सॉल्व करेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी रेमेडी है वो आपने अपनी लाइफ का पार्ट बना लेनी है। वो मैं अभी आपको बना के भी दिखा देती हूँ, ताकि आपके सारे वो जो समझ नहीं आ रही होती जिनको, वो पता चल जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक की भी बात कर रही होती हूँ, और ये जो कॉन्स्टिपेशन के लिए उसके लिए ये बहुत बेटर होगा। मैं आपको बना के वो दिखाती हूँ। जिनको ब्लोटिंग का इशू होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, वो सब आप लोग एक मरतबा ये अप्लाई करें अपने साथ, तो देखिएगा किस तरह आपकी लाइफ गेम चेंजर है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। ये 2 ग्लास पानी, ये आपने पूरा मग 2 ग्लास, और स्टील का ही लेना है, और स्टील का स्ट्रॉ लेना है। इसे 2 ग्लास आप लोगों ने भर लेना है। हिमालयन पिंक साल्ट आप लोगों ने लेना है,
सुबह ये आपने सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके अपनी नमाज़ पढ़ के उसके बाद ये पहला। और हाँ, एक और चीज़, आप लोग जब सुबह उठेंगे ब्रश करेंगे नमाज़ पढ़ने से पहले आप लोगों ने 2-3 सिप जो ठंडा पानी, यानी कि जो आजकल ठंडा पानी होगा ना, जो बाहर भी पड़ा होगा वो ठंडा पानी होता है, आप लोगों ने 1-2 सिप वो लेने हैं, जो यानी चिल वाटर के। वो हमारी डाइजेशन को, हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है वो पानी, वो वाला पानी, ठीक है। आप लोगों ने वो वाला वाटर लेना है, चिल वाटर लेना है जो ठंडा पानी होगा, वो 2-3 सिप आप लोगों ने ले लेने हैं। उसके बाद ये वाला जो वाटर बनाना है ये रूम टेम्परेचर पे आप लोगों ने बनाना है। जैसे कि मैंने सादा पानी, बाहर वाला ठंडा पानी इसमें रखा है, इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी डालूंगी, ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है क्योंकि उसकी वजह से लेमन के अंदर जो सारी ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये थोड़ा सा नमक लेना है, 2-3 चुटकी हो जाएगा, या फिर छोटा चम्मच जो सा चौथा हिस्सा ये बनेगा, ठीक है। आप लोग ये डालेंगे इसमें। हिमालयन पिंक साल्ट है, सिंपल साल्ट नहीं लेना, हिमालयन पिंक साल्ट लेना है। उसके बाद आप लोग इसमें इसके ये है एप्पल साइडर विनेगर है, सिर्फ 3 ड्रॉप, 1 2 3, ठीक है, 3 ड्रॉप गए हैं इसके अंदर, सिर्फ 3 ड्रॉप डालने हैं आप लोगों ने 2 ग्लास में। और आप लोगों ने जो अभी न्यू स्टार्ट करेंगे, हाफ लेमन से स्टार्ट कर लें। गले का जो होते हैं विटामिन डी वगैरह, वो सारी मेरी वीडियोस देखें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप 1 लेमन भी बर्दाश्त कर लेंगे। ये हाफ लेमन इसमें डाल रही हूँ, ये देसी लेमन ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसका पल्प भी बीच में ही जाने देना है मैक्सिमम, ये आप डाल लेंगे। उसके बाद अब ये रूम टेम्परेचर पे इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है, गरम। ये बिल्कुल जो सा ना इस पे वो नॉर्मल पे आ जाए। मैंने ज़्यादा गर्म पानी नहीं डाला क्योंकि ये उसकी लेमन की ग़िज़ाइयत को बिल्कुल, उसमें जो एसिड पाए जाते हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। फिर फ़ायदा क्या, आप लोगों का खट्टा भी पिए, गला भी आप लोगों को उसकी तरफ जा रहा होता है तो फिर फ़ायदा भी ना हो। तो आप लोगों ने इसे रूम टेम्परेचर पे से पीना है और हमेशा स्ट्रॉ के साथ आप लोगों ने पीना है, ठीक है। ये स्टील के स्ट्रॉ के साथ, अगर स्टील का स्ट्रॉ भी नहीं है तो आप लोग प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीना आप लोगों ने इसे पाइप के साथ ही है क्योंकि लेमन भी, जो नींबू भी है वो भी दांतों को ख़राब करता है। और फ़ायदेमंद, इसके फ़ायदे बहुत है। मैंने लेमन वाटर पे 2 वीडियोस की हैं, वो आप लोग सुन लें, एप्पल साइडर विनेगर वाला भी वीडियो सुन लें। लेकिन आप लोगों ने पीना इसके साथ है क्योंकि वो उसमें थोड़ी तेजाबियत पाई जाती है, एप्पल साइडर विनेगर में भी और नींबू में भी, तो वो दांतों को ख़राब होने का खतरा होता है, ठीक है, उसकी स्किन को। और वो टच करके वो जो पेन भी, जिनके सुमेरा जो पेन आप लोगों को, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हम एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं और हम लोगों को पेन हो रही है दांतों में, उसकी रीज़न यही है कि डायरेक्ट इसे टच नहीं करवाना है। और जितना मैंने एप्पल साइडर विनेगर 3 ड्रॉप का है, अपनी तरफ से एफिशिएंसी दिखा के कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 3 ड्रॉप आप लोगों ने डालने हैं। और ये आप लोगों ने अब पियेंगे, पहली मरतबा में ये इतना पी लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सिप बाय सिप साथ अपने एक्सरसाइज, घर में किचन में काम कर रहे हैं, बच्चों का नाश्ता बना रहे हैं, ये बच्चों को भी पिलाना है आप लोगों ने, ठीक है। बच्चों की भी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, उनकी पूरे दिन के लिए डाइजेशन ठीक होगी। अब स्कूल भी खुल गए हैं, उन लोगों को इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, हेल्दी होने की ज़रूरत है। एग्जाम बच्चों के चल रहे हैं तो आप लोग बच्चों को भी ये मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों ने पिलाना है। इसका हाफ कह लें कि 1 ग्लास में अपनी बेटी को 1 ग्लास ये पिलाती हूँ पूरा, ठीक है। इसमें 2 और 3 ड्रॉप में एप्पल साइडर विनेगर भी डालती हूँ। हाफ लेमन का उसे मैं 4 पार्ट होते हैं ना, 1 पार्ट में लेमन डालती हूँ और थोड़ा सा हिमालयन पिंक साल्ट डालती हूँ और ये 1 ग्लास में अपनी बेटी को पिलाती हूँ सुबह उठते ही, ताकि उसका जो सा डाइजेशन बेहतर होगा। तो वो जो मैं उसे अंडे खिला रही होती हूँ या जो कुछ भी खिला रही होती हूँ हेल्दी चीज़ें, वो तभी एब्जॉर्ब हो पाएंगी तो फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। तो ये प्लीज़ इसे शेयर करें, कॉन्स्टिपेशन का ये बहुत अच्छा सलूशन है। अल्लाह हाफिज़।